हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के इतिहास पर है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चेर वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में और पांड्या वंश के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने बाकी वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट पर मौजूद हैं, वहां जाकर के देख लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो देखिए, दक्षिण भारत जो है, जिस प्रायद्वीप भारत के रूप में जाना जाता है, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, पहले हम ये जान लेते हैं कि दक्षिण भारत आखिर कहा किसे जाता है। तो दक्षिण भारत का जो हिस्सा उसको प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जाना जाता है। और भारत में जो प्रायद्वीपीय है, ये दक्कन का पठार दक्षिणी भाग है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ये राज्य हैं। और इन राज्यों के साथ साथ यहाँ पर लक्षद्वीप और पुदुचेरी दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको भी शामिल किया गया है। तो ये सारे राज्य मिल करके दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप उसे बोला जाता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं, इसके तीन तरफ पानी है, तो जिस भूभाग के तीन तरफ पानी हो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। दक्षिण भारत का इतिहास लगभग 4000 वर्षों से भी पुराना है और इस दौरान दक्षिण भारत में अनेक राजवंशों, साम्राज्यों का उत्थान पतन हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम संगम काल पढ़ने वाले हैं। और अगर हम कुल इतिहास की बात करें तो वो 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में है। और उस समय चेर, चोल, पांड्यन, श्रवणकोर, कोचीन, जमोरिन और कोलाथुनाडु, चालुक्य, पल्लव, सातवाहन, राष्ट्रकूट, काकतीय, रेड्डी वंश, सेवना जिसको यादव वंश बोला जाता है, विजयनगर, बाहमनी साम्राज्य और होयसला के राजवंश अपने चरम पर थे। जब उत्तरी सेनाओं ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, उत्तरी सेनाओं का मतलब है कि जो उत्तर भारत था, जो हमने पिछले वीडियो में कई 3-4 वीडियो मैंने आपको इतिहास के पढ़ाए, उनमें अलग अलग बताया है, 3-4 से ज्यादा वीडियो हैं। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो ये राजवंश लगातार कभी आपस में तो कभी बाहरी ताकतों से ये लड़ते रहे। तो आज का जो टॉपिक है ये इसमें मैं पढ़ूंगा संगम काल के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जो दक्षिण भारत का हम इतिहास पढ़ने वाले हैं वो 100 ईस्वी से 1200 ईस्वी के तक पढ़ने वाले हैं और इसके कुल 2 वीडियोज रहेंगे। आज के वीडियो में 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में पढ़ेंगे, जिसमें संगम काल होगा। और संगम काल में 3 वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। और जो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी का है वो दक्षिण भारत का राजवंश है, उसमें हम पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चोल संगम काल में भी था और चोल आप क्या कहते हैं कि वापस इसमें 500 से 1200 ईस्वी में भी आ गया था। चोल वंश एक बार दब गया था लेकिन फिर उसका दोबारा उत्थान हुआ था। तो आज के वीडियो में हम कुछ चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें भी हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत जो था ये कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित था। युग से कृष्णा नदी के उस तरफ स्थित था, दक्षिण की तरफ में। प्राचीन इतिहास का एक कालखंड है। यह कालखंड ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक पसरा हुआ था। यह नाम संगम साहित्य के नाम पर पड़ा था। संगम साहित्य के नाम पर इसका नाम डाला गया संगम काल। संगम का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। सभा जो है संगम से अभिप्राय है कि तमिल कवियों के संगम या सम्मेलन से, जो तमिल कवि होते थे उस समय के, वो सभा करते थे। जैसे जैन संगति, बौद्ध संगति हुई हैं, वैसे ही वो सभाओं का आयोजन करते थे और इन सभाओं का आयोजन राजाओं के संरक्षण में किया जाता था। ठीक है, और जो 8वीं सदी थी उसमें 3 संगमों का वर्णन मिलता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो संगम का मतलब होता है सभा और उसी में जो है संगम साहित्य जिसके नाम पर पड़ गया संगम काल। तमिल किंवदंतियों के अनुसार जो है, जो प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन हुआ था, तमिल कवियों का समागम जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो लोग मुचंगम, ठीक है, मुचंगम कहा जाता था इसको। 3 संगम ये कौन कौन से थे? प्रमुख संगम, मध्य संगम, अंतिम संगम, ये 3 संगम थे कुल अलग अलग। तो इनके बारे में हम आगे जान लेते हैं। तो जो पहला संगम था ये मदुरै में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे ये अगत्यार थे। पहला जो संगम हुआ था ये मदुरै में आयोजित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगत्यार।
और इस संगम में जो है आपके देवता और महान संत सम्मिलित हुए थे, लेकिन इस संगम का कोई भी साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिससे हम ये जान सकें। इसका कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। जो प्रथम हुआ है, कहाँ पर हुआ है? मदुरै में हुआ है। कौन अध्यक्ष थे? तो ऋषि अगत्यार। दूसरा संगम जो हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो तोलकपियर थे। और इस संगम को, ठीक है, तोलकाप्पियम नामक एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध है जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इस जो संगम है इसका एक ग्रंथ मिला था द्वितीय वाले का, उस ग्रंथ का नाम था तोलकप्पियम, ठीक है, और ये तमिल का व्याकरण ग्रंथ है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो तोलकपियर थे। और जो तृतीय बौद्ध संगम है ये मदुरै में आयोजित हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो नक्कीरार थे, और इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, और कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। ठीक, तो यहाँ पर 3 मैंने आपको संगम बताए। पहला संगम मदुरै में और तीसरा भी मदुरै में। पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। और जो पहले के अध्यक्ष थे वो ऋषि अगत्यार थे, दूसरे के तोलकपियार थे और तीसरे के नक्कीरार थे। और दूसरे वाले में ही एक तमिल ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, जिसका नाम है तोलकप्पियम। ये आप याद रखेंगे। और इस वीडियो में हम 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया, फिर बता दूं, चोर वंश, चेले वंश और पांड्य वंश के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इन राजवंशों की मैप में क्या स्थिति है। तो आप जैसा कि नक्शे में देख पा रहे हैं, ये आपका चोल वंश है, और ये आपका दूसरा चेर वंश है, और ये आपका पांड्या वंश है। इन 3 वंशों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये सभी राजवंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित हैं। तो अब हम एक एक करके सभी वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है चेर वंश। चेर ने उस क्षेत्र पर शासन किया था जो इस समय केरल के मध्य और उत्तरी भाग और तमिलनाडु का कोंगू क्षेत्र है, और उनकी राजधानी वांजी थी। ठीक है, उनकी राजधानी वांजी थी। तो याद रखिएगा, जो चेर थे, जो इस समय आपका यूं कह सकते हैं कि केरल है और तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों पर उनका अधिकार था। पश्चिमी तट मुसीरी, टोंडी के बंदरगाह, जो ये बंदरगाह थे, ये उनके नियंत्रण में थे। और चेरों का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष बाण था। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। चेरों का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष बाण था। और केरल का प्राचीन नाम चेर था, इस चीज को भी याद रखिएगा। इसी चेर के नाम पर चेर वंश नाम पड़ा। और चेरों का जो सबसे महान राजा था वो शेनगुट्टवन था, या जिसको सेंगुत्वन कहा जाता है, और इसे लाल चेर या अच्छे चेर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, तो चेर वंश में उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष बाण है। उनकी राजधानी वांजी थी। केरल का प्राचीन नाम चेर है, और इस वंश का सबसे महान राजा शेनगुट्टवन है, और जिसे लाल चेर या अच्छे चेर के नाम से भी जाना जाता था। और इसी राजा ने, शेनगुट्टवन ने ही एक कणगी पूजा प्रारंभ की थी। मैं आपको बता दूं, कणगी पूजा जो होती है ये पत्नी पूजा, ठीक है, पत्नी पूजा इन्होंने प्रारंभ की थी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कणगी पूजा का प्रारंभ किसने किया था? तो शेनगुट्टवन ने किया था। और कणगी पूजा है क्या वास्तव में? तो ये पत्नी पूजा से संबंधित है। और ये वो राजा है शेनगुट्टवन जो दक्षिण भारत से चीन में दूत भेजने वाला पहला भारतीय राजा था। शेनगुट्टवन के बारे में ये भी याद रखेंगे कि ये दक्षिण भारत से चीन में भेजने वाला, जो दूत भेजने वाला, ये पहला भारतीय राजा था। ये आप नोट कर लेंगे। और यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा और था चेर का, जिसका नाम था आदिगेमान। ठीक, आदिगेमान जो है ये दक्षिण भारत में गन्ने की खेती भी इसने प्रारंभ की थी। जो चेर का प्रसिद्ध राजा आदिगेमान था, इसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती भी प्रारंभ की थी। तो यहाँ पर हमारा चेर वंश खत्म हो गया है। तो अब हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। तो जो चोल वंश है, ये चोलों के जो नियंत्रण में क्षेत्र था, ये वर्तमान तमिलनाडु का मध्य भाग और उत्तर भाग उनके नियंत्रण में था। और उनके शासन का जो मुख्य क्षेत्र था वो कावेरी डेल्टा था। डेल्टा आपको पता ही, नदी के मुहाने पर त्रिभुज जैसी आकृति बनती है, उसको डेल्टा बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, वहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम डेल्टा है। तो जो डेल्टा क्षेत्र था कावेरी का, वो इनके शासन का मुख्य क्षेत्र था। और इसके बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था।
जिसे जो है बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना जाता था, जहां पर इनका मुख्य क्षेत्र था। चोलों की राजधानी उरैयूर थी। ये तिरुचिरापल्ली के पास में स्थित है। जो ये राजधानी है उनकी उरैयूर, ये तिरुचिरापल्ली के पास में स्थित है। बाद में करिकाल वहां का राजा था, ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। और जो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। ये आप नोट कर लीजिएगा, जैसे चेर वंश का जो चिन्ह था वो आपका धनुष बाण था, वैसे ही चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। और इनकी जो पहली राजधानी थी वो उरैयूर थी, और जो दूसरी राजधानी थी वो कावेरी पत्तनम या पुहार नगर के नाम की थी। ठीक है। और चोलों के पास एक कुशल सेना भी थी। ये जो चोल थे इनके पास कुशल सेना थी। चोल वंश की जानकारी जो है पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। जो पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उससे चोल वंश के बारे में पता चलता है। और जो कार्यकाल थे, अभी मैंने पीछे आपको बताया, जिन्होंने आपको ये कावेरी पत्तनम और पुहार नगर की स्थापना की थी और बाद में राजधानी बनाया था, तो जो करिकाल थे ये चोल राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी, जो मैंने अभी बताया, और उसे अपनी राजधानी उदयपुर से हटा करके कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की थी। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा इन्होंने बांध बनवाया था। जो करिकाल थे इन्होंने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। और अगर हम दूसरे राजा की बात करें शासन के, तो वो थे एलारा। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर जो है 50 वर्षों तक शासन किया था। जो एलारा थे इन्होंने श्रीलंका को जीता और जीतने के बाद वहां 50 वर्षों तक शासन किया था। अगला वंश जो है वो है पांड्या वंश। तो पांड्या वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। पांड्या ने मदुरै पे शासन किया था। उनका जो राज्य था ये भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। जैसा कि हम पहले नक्शे में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको नक्शे में दिखाया था कि कहां पर चेर है, कहां पर चोल है और कहां पर पांड्या वंश है। कोरकई उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर प्राणी के संगम के पास स्थित थी। और इस वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। याद रखिएगा, पांड्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। ये चीज नोट कर लीजिएगा। और इनका जो वंश था वो मात्र सत्तात्मक था। पांड्य वंश का जो वंश था वो मात्र सत्तात्मक था, मतलब माता प्रधान थी। और संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था। ये जो राज्य था ये संपन्न था और धनी था। पांड्यों का जो पहला उल्लेख मिलता है वो मेगस्थनीज ने किया था। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। जो मेगस्थनीज था उसने पांड्य वंश का उल्लेख किया था और उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। समाज में विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। जो पांड्य वंश था उस समय विधवा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। और उस समय जो है ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था। और ईसा के शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राजा वैदिक यज्ञ भी करते थे। जो ईसा की शुरुआती शताब्दियां थी उस समय जो राजा थे वो वैदिक यज्ञ भी करते थे और ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था और विधवाओं के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता था। संगम युग का अंत, तीसरी शताब्दी के अंत तक संगमकालीन व्यवस्था जो थी वो धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर हो गई थी। और 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में कालभ्रंश ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया। और इस अवधि को पहले के इतिहासकारों ने अंतरिम युग या अंधकार युग कहा था। ठीक। नल्लीवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था, ये ऐसा ज्ञाना जाता है। ठीक। हालांकि चोल वंश का यहाँ पर अंत नहीं हुआ था। चोल वंश कहीं ना कहीं सिमट के रह गया था, जो हम अगले वीडियो में फिर से चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। और जो संगमकालीन समाज की संस्कृति, जो समाज और संस्कृति था, उनका राजनीतिक जो जीवन था, संगमकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था, राजपद वंशानुगत था और राजा को मंडल कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि संगमकालीन जो राजनीतिक जीवन था उसमें राजा को क्या कहा जाता था, तो राजा को मंडल कहा जाता था। तो यहां पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका संबंध संगम साहित्य से नहीं है? कदंब, चेर,
चोल, पांड्या। तो हमने आज 3 वंश पढ़े थे, चेर, चोल, पांड्या। कदम्ब नहीं पढ़ा था, तो कदम्ब का संगम साहित्य से कोई भी संबंध नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शासक ने पत्नी पूजा प्रारंभ की थी? मैंने बताया था आपको, पत्नी पूजा मतलब कणगी पूजा किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी आपकी सेन गुत्तवन ने। यहाँ पे सेन गुत्तवन लिखा है, कहीं पे सेन गुत्तवन भी लिखा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी सही है, सेन गुत्तवन ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? जो नीचे शहर दिए हुए हैं 4, इनमें से कहां पर संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए नागपट्टिनम, ऑप्शन बी तिरुवरूर, ऑप्शन सी तिरुवल्लुर, ऑप्शन डी मदुरै। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी मदुरै। मदुरै में पहला और तीसरा 2 जो संगम सभाएं थी वो पहली और तीसरी सभा मदुरै में हुई थी। और जो दूसरी सभा है वो कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि संगम सभाओं का जो दूसरी सभा थी उसका आयोजन किस शहर में हुआ था। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी में हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिस्ट्री का जो दक्षिण भारत का इतिहास है वो पार्ट 2 लेकर के।